एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़ा था, अबाउट टू का और गोइंग टू का। आज की वीडियो लेक्चर में बच्चों हम पैसिव वॉइस को थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनकी डिमांड थी कि सर जो लास्ट यूनिट टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट आप हमें प्रोवाइड करा दें, आंसर की। तो आज ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास है लास्ट यूनिट टेस्ट का, जिसमें 50 क्वेश्चंस दिए गए थे और उनको सॉल्व करने के लिए बच्चों को 1 आवर का टाइम मिला था। तो चलिए आज इस क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं। आप बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम से भी रिलेटेड हैं और ये क्वेश्चंस आगे यदि आप भी यहाँ पढ़ते हैं तो फाइनल यूनिट टेस्ट जो होगा आने वाले समय में आपकी क्लास में, जिसमें हाईएस्ट स्कोर करके आप एक ट्रॉफी अपने घर ले जा सकते हैं वर्थ 500 रुपीज। सो ये क्वेश्चंस जो हैं उनमें कुछ यहाँ से कुछ क्वेश्चंस उसमें भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनल यूनिट टेस्ट। तो आज हम लोग बच्चों सॉल्व करने जा रहे हैं फाइनल यूनिट टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चन पेपर ऑफ फाइनल यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां दिया हुआ था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, you should always go there, और ब्रैकेट में लिखा था नेगेटिव में चेंज करना है। You should always go there, इसे नेगेटिव में चेंज करना था। बच्चों यहां ध्यान से देखें, एडवर्ब दिया हुआ है ऑलवेज, और एडवर्ब एडवर्ब से चेंज होता है। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, सदा। तो हमें एक ऐसा एडवर्ब यूज करना होगा जिसकी मीनिंग होती है कभी नहीं। तो इसका जब नेगेटिव आप चेंज करेंगे, आंसर करेंगे, तो आपको ऐसे करना था, यू शुड नेवर गो देयर। ये पेपर में भी आता है बच्चों, देखिएगा। ऑलवेज यहाँ एडवर्ब दिया था, एडवर्ब एडवर्ब से चेंज हो जाएगा, नेवर हो जाएगा। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा सदा, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। यू शुड नेवर गो देयर। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा क्वेश्चन है जो था, डोंट हैव टू मच, डोंट हैव टू मच, ज्यादा मत खाइए, लेस्ट यू फॉल इल। यहां 3 मॉडल वर्ब दी हुई हैं बच्चों, मे दिया है, शुड दिया है और वुड दिया है। ये जो ब्लैंक है, डोंट हैव टू मच लेस्ट यू फॉल इल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसके साथ एक ही मॉडल वर्ब हम यूज करते हैं लेस्ट के साथ, और वो मॉडल वर्ब है शुड।
हमेशा। कहीं ऐसा ना हो कि यहां इसकी मीनिंग होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों शुड। शुड आंसर सही है। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, डैश डैश वी गो टू प्ले क्रिकेट डैडी। डैश डैश वी गो टू प्ले क्रिकेट डैडी। और यहां बच्चों भी मॉडल वर्ब दी हुई है, में दिया है, कैन दिया है। अब देखिए बच्चों, तीन मॉडल वर्ब दी हुई हैं, तीन में से कोई एक मॉडल वर्ब हमें यूज करना है। देखिए कैन जो मॉडल वर्ब है वो लीस्ट पोलाइट होती है बच्चों, सबसे कम पोलाइट मॉडल वर्ब होती है कैन। वो हम अपने फ्रेंड्स कॉलीग्स के लिए यूज करते हैं। कुड जो है बच्चों वो पोलाइटनेस के मामले में सबसे ज्यादा यूज होती है कुड, लेकिन कुड में केवल पोलाइटनेस होती है। और यहाँ जो मॉडल वर्ब में दी हुई है, इस मॉडल वर्ब में पोलाइटनेस के साथ साथ रिस्पेक्ट होती है। अब देखिए बात यहाँ हो रही है, वी गो टू प्ले डैडी, मतलब पिताजी से सामने वाला परमिशन ले रहा है खेलने जाने की। अब पिताजी हमारे बड़े हैं, एज में हमसे बड़े हैं, तो हमें उन्हें रिस्पेक्ट के साथ उनसे परमिशन लेनी होगी। तो हमें कोई ऐसी मॉडल वर्ब यूज करनी होगी जिसमें ना केवल पोलाइटनेस हो बल्कि रिस्पेक्ट भी हो, और वो मॉडल वर्ब है मे। टीचर हो गए, बॉस हो गए, ये आज भी हम राइटिंग में मे का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। भगवान करे आप जुग जुग जियो। भगवान करे आप जुग जुग जियो, और लिखा हुआ था इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। भगवान करे आप जुग जुग जियो, यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है बच्चों। यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसका यूज हम करते हैं प्रेयर के लिए, किसी को विश करने के लिए और किसी को कोसने के लिए। तो यहां सामने वाला कह रहा है भगवान करे आप जुग जुग जियो, तो प्रे कर रहा है, तो लिखा हुआ है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसको ट्रांसलेशन कर देना था इंग्लिश में। ऐसे सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं मे से। मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। मे यू हैव एक्सक्लेमेटरी साइन बच्चों, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, भगवान करे आप जुग जुग जियो। या आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, he needed to
हैव अ रेस्ट। ही नीडेड टू हैव अ रेस्ट। ही नीडेड टू हैव रेस्ट। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां जो नीड है उसका यूज मेन वर्ब की तरह किया गया है। यह एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नीड का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है और कहा गया है इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो बच्चों इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे कर देते हैं। तो ये ऐसा हो जाता, सबसे पहले आएगा डिड, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और जैसे ही डिड आगे आ गया तो नीड अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, बेस फॉर्म में। डिड ही नीड टू हैव अ रेस्ट। डिड ही नीड टू हैव अ रेस्ट। ये हो गया पांचवा। अब आइए देखते हैं छठा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। शी यूजेस टू कमिंग हियर 2 years ago। लिखा है बच्चों एक सेंटेंस, शी यूजेस टू कमिंग हियर 2 years ago। आपको यदि याद हो तो यूज टू हमने आपको पढ़ाया था वीडियो लेक्चर में, और यदि आपने नहीं देखा हो तो यूज टू का यूज आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पास्ट की हैबिट के लिए, कोई भी काम हम डेली पास्ट में किया करते थे उसे बताने के लिए, पुरानी यादों के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। यूज टू का यूज पास्ट की हैबिट बताने के लिए जब हम करते हैं तो उसका यूज प्रेजेंट में होता ही नहीं है। तो एक तो उसके साथ यस यस नहीं लगता, दूसरे साथ ये जो आईएनजी हमने यूज कर दिया है ये आईएनजी भी नहीं लगता है। तो बच्चों इसका लिखा गया है करेक्ट करने के लिए, तो इसे करेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना था, ये कुछ ऐसा हो जाता, शी, क्योंकि पास्ट की हैबिट है तो यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यूज्ड टू कम हियर 2 years ago। देखिए हमने क्या किया, यूजेस था, यूज्ड कर दिया टू, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इन्फिनेटिव का हम यूज करते हैं। शी यूज्ड टू कम हियर 2 years ago। वह 2 साल पहले यहां आया करती थी। शी यूज्ड टू कम हियर 2 years ago। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। रोते रोते वह सो गया। रोते रोते वह सो गया, ऐसा सेंटेंस है। तो बच्चों हमने आपको पढ़ाया है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लास में, वहां हमने पढ़ाया था ते कोई काम ते जैसा आ जाए, रोते रोते ते करके आ जाए, तो वहां हम उसका जब ट्रांसलेशन करते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल है, और फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। तो रोते रोते, तो ते के लिए सबसे पहले यूज करेंगे वाइल। रोना आता है बच्चों क्राई, क्राई में लग जाएगा आईएनजी, वाइल क्राइंग। वाइल क्राइंग वह सो गया, सो गया, या ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। स्लीप का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्लैप्ड। वाइल क्राइंग ही स्लैप्ड। वाइल क्राइंग ही स्लैप्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8।
यदि उसने पत्र लिखा होता तो तुम जवाब दे देते। इसे भी इंग्लिश में करना है। ये बच्चों कंडीशनल सेंटेंस का जो हमने कंडीशन आपको पढ़ाई है उसमें छठी जो कंडीशन हमने पढ़ाई है वो है। यदि आपने कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके छठी कंडीशन आप देख सकते हो। यदि उसने पत्र लिखा होता तो आप जवाब दे देते, ना तो उसने पत्र लिखा और ना ही आपने जवाब दिया। इनडायरेक्ट सेंस ऐसा जाता है। तो यहाँ पहला जो क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और दूसरा क्लॉज जो होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हो, इफ he had if he had written a letter you would have replied. If he had written a letter you would have replied. If he had written a letter you would have replied. तो इस तरह से ये हो जाएगा बच्चों, if he had written a letter you would have replied. इसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऐसा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हैव यू हेयर कट। और लिखा हुआ था बच्चों मेक इम्फेटिक। इम्फेटिक बनाना था बच्चों, इंपैरेटिव का इम्फेटिक। इम्फेटिक बनाना हमने आपको सिखाया है, वीडियो लेक्चर भी हमने इम्फेटिक सेंटेंस बनाए हैं। आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, इम्फेटिक आपको मिल जाएगा। कुछ खास नहीं करना था आपको यहाँ इसका आंसर करते समय, बस इतना कर देना था, डू हैव यू हेयर कट। डू हैव यू हेयर कट, डू हैव यू हेयर कट, ये हो जाता है इसका आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। You won't succeed unless you work hard. You won't succeed unless you work hard. यूज करना था बच्चों if यूज करना था। तो
रिप्लेस करना है हमें अनलेस को इफ से। अब देखिए बच्चों, अनलेस की मीनिंग होती है यदि नहीं, यदि नहीं इस वर्ड की मीनिंग होती है, और इसकी मीनिंग होती है केवल यदि। तो जब हम इफ का यूज करेंगे अनलेस की जगह तो हम नॉट लगाएंगे, तो ये ऐसा होगा, यू वोंट सक्सीड इफ यू डोंट वर्क हार्ड। देखिए हमने यहाँ इफ लगाया और यहाँ हमने नॉट लगाया। आपको मैंने ये फर्स्ट कंडीशन में ही पढ़ाया था, कंडीशनल सेंटेंस में, यदि दो सेंटेंस फ्यूचर के होंगे तो जिस भी कंडीशन के साथ इफ या व्हेन लगा होगा कंडीशन होगी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। यू वोंट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करोगे। यू वोंट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बच्चों को चाहिए कि वे अपने माँ बाप का माँ बाप का कहना माने। बच्चों को चाहिए कि इसका यूज बच्चों हमने पढ़ाया था, इट इज फॉर डैश डैश शुड। इस पे हमने वीडियो लेक्चर बना रखा है, आप यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, इट इज फॉर डैश डैश शुड का यूज। बच्चों को चाहिए कि, तो सबसे पहले इसका आंसर देते समय हमें ध्यान देना होगा, it's for children that they should obey their parents। ऐसा हो जाएगा बच्चों, इट्स फॉर चिल्ड्रन दैट दे शुड ओबे देयर पेरेंट्स, इट्स फॉर चिल्ड्रन दैट दे शुड ओबे देयर पेरेंट्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दो क्लॉजेस हैं, आई एम डांसिंग ऑन द स्टेज, आई एम डांसिंग ऑन द स्टेज बट यू आर ऑल्सो डांसिंग ऑन द स्टेज। इसको बच्चों हमें कंबाइन करना था, एक एप्रोप्रिएट कंजंक्शन यूज करके कंबाइन करना था। अब देखिए बच्चों, यहां ध्यान से देखें तो सेंटेंस कह रहा है मैं स्टेज पर नाच रहा था लेकिन आप भी स्टेज पर नाच रहे थे। तो हमें एक ऐसा कनेक्टर चाहिए जो इस तरह का सेंस दे, मैं भी स्टेज पर नाच रहा था लेकिन आप भी, मैं और लेकिन आप भी। तो एक ऐसा कनेक्टर है बच्चों, ना केवल बल्कि भी, ना केवल मैं बल्कि आप भी। तो यहां इसे कनेक्ट करना हो तो क्योंकि यहाँ दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं तो हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे इसे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से।
तो ये कनेक्ट हो जाएगा, नॉट ओनली आई बट यू आर ऑल्सो डांसिंग ऑन द स्टेज। नॉट ओनली आई बट यू आर ऑल्सो डांसिंग ऑन द स्टेज। ना केवल मैं बल्कि आप भी स्टेज पर नाच रहे हो। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है बच्चों, जहां तक मेरा सवाल है मैं डीएससीएल का छात्र हूं। जहां तक का सवाल है ये मैंने आपको पढ़ाया था, वीडियो लेक्चर में भी हमने इसको आपको बताया है। आप इसे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। सो फॉर एज माई क्वेश्चन अराइजेज, जहां तक मेरा सवाल है, सो फॉर एज माई क्वेश्चन अराइजेज, मैं डीएससीएल का छात्र हूं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डीएससीएल। तो ये इस तरह से ट्रांसलेट होगा बच्चों, जहां तक मेरा सवाल है मैं डीएसईएल का छात्र हूं। सो फार एज माई क्वेश्चन अराइजेज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डीएससीएल। क्योंकि यहां आ रहा है बच्चों, तो प्रेजेंट की हम जब बात करते हैं वहां कंडीशन होता है, तो पहला जो क्लॉज होगा बच्चों वो प्रेजेंट में होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ हम सिंगुलर नंबर वर्ब यूज करेंगे। माई क्वेश्चन अराइजेस होगा, नाम है स्टूडेंट ऑफ डीएससीएल, मैं डीएससीएल का छात्र हूँ। इस तरह से हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहां लिखा है बच्चों, जब तक मैं यहां हूं, जब तक मैं यहां हूं तब तक मैं आपकी सहायता करूंगा। जब तक तब तक के लिए हमने आपको पढ़ाया है एज लॉन्ग एज सो लॉन्ग एज का यूज। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, मैं आपकी सहायता करूंगा। I'll help you. As long as I'm here, I'll help you. As long as I'm here, I'll help you. जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं आपकी सहायता करूंगा। As long as I'm here, I'll help you. क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों,
he shut the door so that no one see him. He shut the door so that no one see him. ऑप्शंस यहां दिए हुए थे बच्चों में, माइट और वुड। अब देखिए बच्चों, यहां ध्यान देने वाली बात है, सो दैट के साथ जो हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, वो मॉडल वर्ब तो मे है, लेकिन यहां सेंटेंस देखने वाला है, लिखा है ही शट द डोर। ही लिखा है, यदि ये प्रेजेंट सिंपल होता तो यहाँ यस यस लगता, शट्स होता, लेकिन लिखा है शट द डोर। तो इसका हिंदी मतलब होगा उसने दरवाजा बंद किया ताकि उसे कोई ना दे सके, ताकि कोई ना देख सके, सो दैट नो वन। अब यहाँ देखिए शट है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब पहला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में हो और सो दैट का यूज करना हो, तो वहां हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं माइट का दूसरे क्लॉज में। तो सो दैट नो वन आ जाएगा माइट, आंसर में जो आएगा बच्चों मॉडल वर्ब वो होगी माइट। 16 नंबर हमें देखना है। ही इज टू वीक टू वॉक। यूज करना था बच्चों सो दैश डैश दैट का, सो डैश डैश दैट का यूज करना था टू डैश टू की जगह। ये भी अभी ऑनलाइन क्लास में तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ऑफलाइन में हमने पूरा कंजंक्शन पढ़ा रखे हैं, तो ये कंजंक्शन है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों। होता क्या है, जब हम टू का यूज करते हैं, टू डैश डैश टू का, तो दूसरा जो पर्टिकुलर क्लॉज होता है वो इन्फिनेटिव में चेंज हो जाता है, क्लॉज नहीं रह जाता वो, तो टू वॉक। लेकिन जब हम सो डैश डैश दैट का यूज करते हैं, तो वहां दैट के बाद पूरा क्लॉज आता है, क्योंकि टू डैश डैश टू की मीनिंग होती है इतना की नहीं, इतना की नहीं, और सो डैश डैश दैट की मीनिंग होती है इतना की। तो नहीं के लिए हमें इसे पूरा क्लॉज बनाना पड़ेगा, तो हो जाएगा ही इज सो वीक दैट। अब यहाँ ये दूसरा क्लॉज हमें चाहिए, तो ये यहाँ सब्जेक्ट तो लिखा नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा, तो वॉक लिखा है, तो भैया जो पहला क्लॉज का सब्जेक्ट है वह बहुत वीक है, वह बहुत वीक है, तो वही ये काम नहीं कर पाएगा, तो वही यहाँ आ जाएगा। ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। ये 10th 12th के एग्जाम्स में भी आता है, इसे आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, कई बार ये आता है, इसे बहुत ध्यान से आप देखिएगा। hardly had my father slept it started to rain। हार्डली हैड माई फादर स्लैप्ड, हार्डली हैड का यूज भी मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, आगे ऑनलाइन क्लास में भी हम पढ़ाएंगे, ये सब कनेक्टर्स हैं बच्चों। और मैंने इसको पढ़ाते समय बताया भी था कि जब भी हार्डली का यूज हम करते हैं कनेक्टर में, तो जो दूसरा क्लॉज स्टार्ट होता है उसके पहले यहाँ हम यूज करते हैं बच्चों, यहाँ दो ऑप्शंस दिए हुए थे फिल करने के लिए। पहला ऑप्शन है
व्हेन और दूसरा ऑप्शन है देन। व्हेन और देन, व्हेन और देन में से कोई एक कनेक्टर यहां हमें यूज करना है। तो बच्चों मैंने हार्डली हैड का यूज पढ़ाते समय आपको बताया था कि वहां दूसरे क्लॉज को स्टार्ट करने के पहले वहां आता है व्हेन, देन नहीं आता है, आता है व्हेन। तो यहां लिखा हुआ है हार्डली हैड माई फादर स्लेप्ट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो यहां देन ना आएगा, आएगा व्हेन। ये होगा सही आंसर। अगर वह आ सकता था तो वह आ जाता। अब यदि आप देखेंगे बच्चों तो सकता था सकती थी के लिए हमने आपको पढ़ाया है कुड हैव। आ जाता, आ जाता का मतलब यहां है आ गया होता, या होता ई होती के लिए हमने आपको पढ़ाया है वुड हैव। यदि आप कंडीशनल सेंटेंस में चले जाएंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस के पहले आप देखेंगे तो जहां हमने मॉडल वर्ब का पास्ट में यूज आपको पढ़ाया है शुड हैव कुड हैव, वहां हमने कुड हैव और वुड हैव पढ़ाया है। आईडी आप देख सकते हैं। तो अगर वह आ सकता था, इसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में, कहा गया है क्वेश्चन में। इफ ही could have come, he would have come. If he could have come, he would have come. अगर वह आ सकता था तो वह आ जाता। If he could have come, he would have come. ऐसा हो जाएगा। अगला दिया है बच्चों 19 नंबर। द चेयर वॉज मेड डैश डैश प्लास्टिक। यहां 3 प्रेपोजिशन लिखी हैं। ओ डबल एफ ऑफ, ओ एफ ऑफ एंड फ्रॉम। इसको भी मैंने बच्चों पढ़ाया है, आपको ऑनलाइन भी पढ़ाया है, ऑफलाइन भी पढ़ाया है। मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम का डिफरेंस जब हमने बताया है तो हमने बताया था जब किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में हम परिवर्तित कर सकें। जैसे चेयर प्लास्टिक की है तो एक शेप दे दिए तो हम चेयर बोलने लगे। यदि हम इसे तोड़ दें तो ये फिर से प्लास्टिक बन जाएगी, मतलब हम प्लास्टिक को फिर से प्लास्टिक बना सकते हैं। इसीलिए यहां बच्चों ना तो डबल एफ लगेगा ऑफ और ना ही फ्रॉम लगेगा, यहां जो लगेगा वो लगेगा ऑफ, ओ एफ ऑफ। द चेयर वॉज मेड ऑफ प्लास्टिक, द चेयर वॉज मेड ऑफ प्लास्टिक, ओ एफ लगेगा बच्चों। यही सही आंसर है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझते चलेंगे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे। बस लिखने से मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए। जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे आप देखते चलिए।
हम गारंटी देते हैं कि यदि जो भी स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ते हैं ऑफलाइन या नहीं भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, ये 50 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाएंगे। 110% 1 और 2 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे 10th और 12th के एग्जाम्स में, और कई बार ये कॉलेजेस के एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, तो ध्यान से आप देखिएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये कितने सुंदर फूल हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है बच्चों, इसी से आप समझ जाइए कि यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर भी हमने वीडियो लेक्चर बना रखा है, आप जा करके डिटेल में उसे देख सकते हैं यदि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पता नहीं है तो। यहाँ लिखा है ये कितने सुंदर फूल हैं, आप इसका यूज, जो ट्रांसलेशन है, व्हाट से भी कर सकते हैं और हाउ से भी कर सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल these
अब आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखिए मैंने आपको बच्चों समझाया था कि पहले घटी घटना यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, बाद में घटी घटना पास्ट इंडेफिनिट में, तो बिफोर और आफ्टर में से कोई एक हमें प्रीपोजिशन लेनी हो तो हम बिफोर को फिल करेंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। यदि ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो आफ्टर आ जाता। ठीक है, उसके ऊपर वाले में देखिए आफ्टर का यूज हुआ है तो वो फ्यूचर की, भविष्य की दो घटनाओं की हमने बात की है, तो यहाँ हो जाएगा शी विल लर्न इंग्लिश आफ्टर आई हैव लर्न, राइट, मेरे इंग्लिश सीखने के बाद, मेरे इंग्लिश सीखने के बाद। सो आफ्टर आई हैव लर्न, आप चाहो तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी मेंशन कर दो, नहीं मेंशन करना तो आप इतना बोल सकते हो, एक ही सेंटेंस में आप वही ऑब्जेक्ट भी रिपीट होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लिखा है बच्चों, यदि मैं कल यहाँ रहूंगा तो मैं खेल रहा होऊंगा। यहां भी देखिए भविष्य की दो घटनाओं की बात हो रही है, रहा रहूंगा तो मैं खेल रहा होऊंगा, यदि यहाँ आ रहा है। और मैंने कहा था यदि अगर करके कंडीशन आ जाए और भविष्य की दो घटनाएं आ जाएं, तो जिसके साथ भी यदि अगर लगा होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट में होता है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो ये कुछ ऐसे होगा, इफ आई एम हियर टुमारो और इफ आई लिव हियर टुमारो, मैं खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग। इफ आई एम हियर टुमारो आई विल बी प्लेइंग, यदि मैं कल यहाँ रहूंगा तो मैं खेल रहा होऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये स्टेट में है, और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, रहा होऊंगा, आ रहा है, रहा होऊंगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब आइए इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। शी इज येट लर्निंग इंग्लिश। शी इज येट लर्निंग इंग्लिश लिखा है, करेक्ट करना है सेंटेंस को। शी इज येट लर्निंग इंग्लिश करेक्ट करना है बच्चों। येट का यूज आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जहां नहीं आता है वहां यूज होता है येट का। ठीक है, सेंटेंस की मीनिंग कुछ इस तरह से निकल रही है, वह अभी भी इंग्लिश सीख रही है, और अभी भी के लिए हम यूज करते हैं स्टिल का, येट का यूज नहीं करते बच्चों। तो ये करेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा शी इज स्टिल लर्निंग इंग्लिश। शी इज स्टिल लर्निंग इंग्लिश, ये सही हो गया, शी इज स्टिल लर्निंग इंग्लिश। तो बच्चों आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम आपके डाउट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे।
अब आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 32, 33 हो गया, बढ़ते हैं 34 की तरह। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है सौरभ केम डैश डैश लास्ट नाइट। यहां दिया हुआ है बच्चों लेट एंड लेटली। लेट एंड लेटली दो वर्ड दिए हुए हैं, लेट एंड लेटली। लेटली का मतलब होता है बच्चों हाल ही में। हाल ही में यदि हम ऐसा सेंटेंस बोलें, और लेट का मतलब होता है देर से, लेटली मतलब होता है हाल ही में, अभी अभी। तो यदि ऐसा कहें सौरभ आया हाल ही में लास्ट नाइट, तो ऐसा गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम बोले सौरभ आया देर से कल रात, लास्ट नाइट। सौरभ आया देर से कल रात में, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते सौरभ आया हाल ही में लास्ट नाइट, कल रात, हाल ही में कल रात, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ आंसर देते समय बच्चों लेट और लेटली में से कोई एक पिक करना है, तो आप उसे पिक करोगे लेट को। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Everybody was listening रेखा, और यहाँ प्रेपोजिशन दी हुई है एट, टू, फॉर। यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान से अपनी किताब को पढ़ा होगा, कहीं भी चैप्टर्स कुछ पढ़े होंगे, तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि लिसन के साथ केवल एक ही प्रेपोजिशन लगती है, वो है टू। लिसन टू मी बोलते हुए आपने लोगों को कई बार सुना होगा, प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू हिम, लिसन टू योर टीचर, लिसन टू योर फादर। तो लिसन के साथ प्रेपोजिशन लगती है टू। तो यहां आंसर हो जाएगा एवरीबॉडी वाज लिसनिंग टू रेखा। एवरीबॉडी वाज लिसनिंग टू रेखा। क्वेश्चन नंबर 36। शी विल बी प्रमोटेड, उसका पदोन्नति हो जाएगी डैश डैश दैट शी इज एफिशिएंट। यदि वो कुशल होगी तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा कुछ कहना जा रहा है ये। यहां तीन कंजंक्शंस दिए हुए हैं, इफ दिया है, अनलेस दिया है, और प्रोवाइडेड दिया हुआ है। अब यहां ध्यान देने वाले बात है बच्चों, लिखा है शी विल बी प्रमोटेड, उसका प्रमोशन हो जाएगा डैश डैश शी इज एफिशिएंट, यदि वह कुशल होगी तो। एफिशिएंट, तो एफिशिएंट यदि वह कुशल होगी तो बच्चों यहां देखिए यदि हम यूज करते हैं इफ, तो यहां ऑलरेडी दैट लिखा है, तो इफ दैट शी इज एफिशिएंट ऐसा तो होगा नहीं। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, उसका प्रमोशन हो जाएगा यदि वह कुशल नहीं होगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसका प्रमोशन हो जाएगा यदि कुशल नहीं होगी। यहां एक कंजंक्शन लिखा हुआ है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, और प्रोवाइडेड के साथ बच्चों दैट भी लगता है, उसका प्रमोशन हो जाएगा बशर्ते, इस शर्त पर, प्रोवाइडेड दैट शी इज एफिशिएंट, यदि वह कुशल होगी तो उसका प्रमोशन हो जाएगा बशर्ते यदि वह कुशल होगी तो, ऐसी मीनिंग निकलेगी बशर्ते वह कुशल होगी तो। तो यहाँ बच्चों 36 का जो आंसर होगा
वो होगा प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड जो होगा वो सही आंसर होगा। फिर आइए 37 पे चलते हैं। Until you don't come, I won't go. Until you don't come, I won't go. करेक्ट करने के लिए दिया है बच्चों की, सेंटेंस को करेक्ट करो। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, खुद ही इसका मतलब होता है जब तक नहीं। तो लिखा हुआ है जब तक नहीं आप नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। दो दो नहीं आ रहे हैं बच्चों, तो एक नहीं को हम हटा देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो हम कर देंगे कुछ ऐसा, अनटिल यू कम, जब तक आप नहीं आओगे, अनटिल यू कम आई वोंट गो। अनटिल यू कम आई वोंट गो। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 के बाद है क्वेश्चन नंबर 38। बस बने रहिए बच्चों वीडियो के साथ, क्योंकि जल्द ही अब क्वेश्चन होने वाले हैं पूरे। He did his duty, he did his duty लिखा हुआ है, इंटरोगेटिव में चेंज कर दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है बच्चों। डिड यहां जो है वो है मेन वर्ब, वो है मेन वर्ब। अब कई बच्चे सोच लेते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, और वो क्या करते हैं इस डिड को उठा के आगे तो कर देते हैं, लेकिन मेन वर्ब कुछ नहीं लिखते। तो मेन वर्ब ही हटा दोगे तो गलत हो जाएगा, मेन वर्ब को आगे नहीं कर सकते। आप हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे तो मेन वर्ब तो लगाना पड़ेगा। सो ही डिड हिज ड्यूटी का इंटरोगेटिव होगा डिड ही। जैसे ही डिड आया, डिड अपने फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब आ जाएगी, बेस फॉर्म में डू हिज ड्यूटी। डिड ही डू हिज ड्यूटी, और ये हो जाएगा सही। तो इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बस बचे हैं 12 क्वेश्चन, उन्हें भी हम पूरा कर लेते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इसे अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा। यदि आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एक दो क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे, ये बात हम बार बार आपसे बता रहे हैं आपको। एक दो नंबर से ही आपकी मेरिट इधर उधर हो जाती है। अब आ जाइए, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 39। लिखा है व्हाट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। गिव एनी थ्री एग्जाम्पल्स। इंटरजेक्शंस क्या हैं? इंटरजेक्शंस कोई 3 एग्जाम्पल दीजिए। तो इंटरजेक्शंस बच्चों मैंने पढ़ा रखा है आपको, अभी ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया लेकिन आगे जरूर पढ़ाएंगे। The interjections are the words the interjections are the words which
convey an emotion such as happiness, sadness, anger, etc. सो इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं एन इमोशन, इमोशन जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, ईटीसी। कोई बोले भैया एग्जांपल दे दो तो एग्जांपल दे दीजिए आप। हा हा, अलास, टुट टुट, ईडीसी। हा हा, अलास, टुट टुट, ईडीसी, ये सब इंटरजेक्शंस हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। There was girl who was wearing orange top। लिखा है बच्चों फिल आर्टिकल्स। ये जो ब्लैंक है इनमें आपको आर्टिकल फिल करना है। देयर वॉज डैश डैश गर्ल हु वॉज वेयरिंग डैश डैश ऑरेंज टॉप। देयर वॉज, तो बच्चों पहले में जो है तो आ जाएगा गर्ल, सॉरी आर्टिकल आ जाएगा अ। देयर वॉज अ गर्ल, यहां जाएगा अ गर्ल हु वॉज वेयरिंग ऑरेंज। स्टार्ट हो रहा है वोल से, वोल साउंड भी है तो यहां आ जाएगा एन। देयर वॉज अ गर्ल हु वॉज वेयरिंग एन ऑरेंज टॉप, ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। She said to him, "You honor I admit my mistake." इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है बच्चों। She said to him, "Your Honor, I admit my mistake." इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय देखिए, she told him, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, she told him। अब यहां देखिए क्यों टोल्ड आएगा बच्चों, क्योंकि रिपोर्टेड क्लॉज जो है वो अफर्मेटिव में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है, तो सेट चेंज हो जाएगा टोल्ड में, यहां आ जाएगा हिम। यो ऑनर आ रहा है बच्चों, तो यहां हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर देंगे रिस्पेक्टफुली, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो जोड़ने के लिए दैट लगेगा। शी टोल्ड हिम रिस्पेक्टफुली दैट। अब यहाँ आई है, चेंज होगा फर्स्ट पर्सन से सब्जेक्ट से,
रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट से सब्जेक्ट है शी, तो आ जाएगा शी। क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में थी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। एडमिटेड हर मिस्टेक। शी टोल्ड हिम रिस्पेक्टफुली दैट शी, चेंज हो जाएगा वहां से शी आ जाएगा। एडमिट पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट चेंज हो जाएगा एडमिटेड। माई है, ये भी आई का ही पजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी चेंज होगा यहीं से, तो शी का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है हर मिस्टेक। शी टोल्ड हिम रिस्पेक्टफुली दैट शी एडमिटेड हर मिस्टेक। 42 है बच्चों। He said that they should play. इस बार लिखा हुआ है बच्चों he said that they should play cricket। इस बार लिखा है डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ये तो बहुत सिंपल था, इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। he said यहां लगा देना था कॉमा, क्योंकि दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो वो चेंज ही नहीं होता, इसे कैपिटल में कर देना था दे। शुड रहेगा वो भी नहीं चेंज होगा। प्ले क्रिकेट। ही सेड दे शुड प्ले क्रिकेट। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं और करके ही सेड वी शैल प्ले। ही सेड वी शैल प्ले क्रिकेट। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, ही सेड वी शुड प्ले क्रिकेट। तो दो तीन तरीके से ऐसे आप चेंज करके इसे इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में ऐसे आप कर सकते थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 42। अब आइए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। He was sleeping, I think, when I went there। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों नेम द क्लॉजेस। क्लॉजेस के नेम लिखने हैं। तो ये जो है बच्चों आई ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग, ये जो क्लॉज है ये होगा मेन क्लॉज, या इसी को आप बोल सकते हो प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है। आई थिंक जो होगा ये हो जाएगा पैरेंथेटिकल। आई थिंक जो है
पैरेंथेटिकल क्लॉज। और व्हेन आई वेंट देयर, ये जो पूरा क्लॉज है ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। वैसे एडवर्ब क्लॉज बस लिख देते तो आपको नंबर मिल जाता, लेकिन आप यदि इतना लिखना चाहें एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम तो आप इतना भी लिख सकते हो। ही वॉज स्लीपिंग मेन क्लॉज होगा, ये लिखा हुआ है बच्चों, मेन क्लॉज, ठीक है। और ये जो है आई वेंट देयर, ये हो जाएगा बच्चों एडवर्ब क्लॉज, और आई थिंक जो है वो पैरेंथेटिकल क्लॉज। इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44। लिखा हुआ है he was treated, he was treated ब्रैकेट में लिखा था बच्चों चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस, ही वॉज ट्रीटेड। अब ये पैसिव का सेंटेंस है, ही वॉज ट्रीटेड, इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है। एक्टिव में चेंज करने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ तो बाई के बाद कुछ दिया नहीं है। तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ जो काम होते हैं वो केवल स्पेशलाइज्ड लोगों के द्वारा ही किए जा सकते हैं, स्किल्ड लोगों के द्वारा ही किए जा सकते हैं। जैसे आप बोलो ही वॉज अरेस्टेड, तो वहां बाई पुलिस लिखा हुआ है, छिपा हुआ है बाई द पुलिस, है ना। द हाउस वॉज पेंटेड बाई अ पेंटर और द पेंटर, क्योंकि पेंट करने का काम अच्छे से सिंसियरली पेंटर ही करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है ही वॉज ट्रीटेड, उसका इलाज किया गया, तो यहाँ बाय अ डॉक्टर छिपा हुआ है। तो ये एक्टिव में जब चेंज करोगे तो आप कर दोगे अ डॉक्टर अ डॉक्टर ट्रीटेड हिम, अ डॉक्टर ट्रीटेड हिम, अ डॉक्टर ट्रीटेड हिम। एक्टिव में चेंज हो जाएगी, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस था, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में आप चेंज कर दीजिए। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45। आज मूसलाधार बारिश हो रही है। लिखा है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बच्चों हो जाएगा इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जब हमने आपको पढ़ाया था हाउ टू टेल द वेदर, तो उसमें हमने क्लियरली आपको ये सेंटेंस दिया भी था, आज मूसलाधार बारिश हो रही है। ये एक फ्रेज है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स होता है मूसलाधार बारिश होना। फिर उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 46। वर्ड दिया हुआ है फॉल फॉर, और दूसरा वर्ड दिया हुआ है लिप। फॉल फॉर मीनिंग लिखने के लिए तो होता है बच्चों झांसे, झांसे में आना, किसी की बातों में आ जाना, झांसे में आना। और फ्लिप थ्रू होता है पन्ने पलटना। फ्लिप थ्रू मीन्स हो जाता है बच्चों पन्ने पलटना। फिर क्वेश्चन नंबर है 47।
47 में भी दो वर्ड दिए हुए हैं। ए दिया है पैम्पर और बी दिया हुआ है लव सिक। पैम्पर मीन्स होता है बच्चों लाड प्यार करना, और लव सिक मीन्स होता है दिल जला। लव सिक का मतलब होता है दिल जला। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में आ दिया हुआ है बेचैन और बा दिया हुआ है समझदार। बेचैन को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन। समझदार के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक ले लेते हैं सेंसिबल। सेंसिबल या प्रूडेंट आप यूज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 49 दिया है। ए में दिया है अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, तो इसका मतलब होता है बच्चों इंग्लिश में ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और बी नंबर